वेलकम टू माय चैनल एडुटेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में, हमारा आज का टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा, जो कि निरौपचारिक शिक्षा का ही एक माध्यम है। दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पीटर्स ने कहा है, दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र में भौगोलिक एवं भावात्मक पृथकता रहती है, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित होता है और दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। तो पीटर्स ने बताया है कि इसमें छात्र और शिक्षक में एक भौगोलिक पृथकता और भावात्मक पृथकता, भौगोलिक मतलब दोनों आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करते हैं। भावात्मक पृथकता का मतलब है कि जब आमने सामने का संपर्क नहीं होता है तो निश्चित रूप से उनमें कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है, यानी वे दोनों सिंपली सामान्य रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। बहुत ही भौगोलिक दूरी होती है और ये भौगोलिक दूरी के कारण उनमें भावात्मक पृथकता भी होती है। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि शिक्षा की जबकि मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर होता है। ठीक है, शिक्षा छात्र और शिक्षक का संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित होता है, जबकि दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। यहाँ पे शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब है जो एक औपचारिक शिक्षा होती है हमारी विद्यालय में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाली हमारी जो सामान्य औपचारिक शिक्षा है, उसमें छात्र और शिक्षा का संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है और उसमें एक सामाजिक संबंध बने होते हैं। जबकि दूरस्थ शिक्षा में भी संबंध होता है शिक्षक और छात्र में, लेकिन क्या है, इसमें ये प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। प्रौद्योगिक नियम यानी बहुत सारे ऐसे जनसंचार के माध्यम हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, पत्राचार हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र आपस में संवाद कर सकते हैं। शिक्षक अपना जो भी अनुदेशन होता है, जो भी शिक्षण सामग्री होती है, इन सब माध्यमों के द्वारा छात्र तक पहुंचाते हैं और छात्र उससे लाभान्वित होते हैं। तो इनमें एक भौगोलिक, पीटर्स के अनुसार दूरस्थ शिक्षा जो है एक अनुदेशन की एक विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र में भौगोलिक दूरी होती है और उनमें उनके जो बीच का आपसी सामाजिक संबंध है वो प्रौद्योगिक के नियमों पर आधारित होता है, यानी प्रौद्योगिकी उपकरणों पर आधारित होता है। अब अगली डेफिनेशन एक और हम बात करेंगे R.A. शर्मा की। तो डॉक्टर R.A. शर्मा कहते हैं कि मुक्त अधिगम की परिस्थितियाँ लचीली, स्वतंत्र व स्वच्छंद होती हैं। छात्र अपनी इच्छा व कार्य क्षमता के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था कर सकते हैं। इन्होंने बताया है, एक शब्द लिया है मुक्त अधिगम यानी ओपन लर्निंग। तो ओपन लर्निंग जो कि दूरस्थ शिक्षा का ही एक माध्यम है, इसको हम दूरस्थ शिक्षा को हम डिस्टेंस एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं। पत्राचार यानी करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी कहा जाता है, इसे ओपन लर्निंग या ओपन एजुकेशन भी कहा जाता है, यानी मुक्त अधिगम, और बहुत सारे नाम इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मुक्त अधिगम का मतलब यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा से ही है। तो मुक्त अधिगम की परिस्थितियाँ लचीली, स्वतंत्र व स्वच्छंद होती हैं, यानी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें छात्र को स्वतंत्रता होती है अपनी कार्यक्षमता और इच्छा के अनुरूप अपने अध्ययन की व्यवस्था करने की, यानी छात्र स्वतंत्र होता है कि कब उसको पढ़ना है, कब उसको सीखना है, ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार अपने जो सीखने की परिस्थितियां हैं उनके बारे में निर्णय वो ले सकता है, यानी उसके अनुरूप होता है। जैसे कि हम दूरस्थ शिक्षा की बात कर रहे हैं तो पत्राचार के माध्यम से बहुत सारी जो असाइनमेंट्स हैं या मुद्रित सामग्री है वो छात्र के घर पर उपलब्ध हो जाती है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार उसका अध्ययन कर सकता है। वो औपचारिक शिक्षा की भांति एक विद्यालय के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, जिसका एक नियमित
एक शेड्यूल होता है, एक समय सारणी होती है कि इस समय उसको पहुंचना ही पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचता है तो उसका लॉस एक तरह से हो जाता है कक्षा का। लेकिन मुक्त अधिगम या डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो अपने अनुरूप उसको प्राप्त कर सकता है। जो भी सीखना है उसे वो उसकी व्यवस्था कर सकता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो। टीवी पे बराबर जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो मुक्त अधिगम के शिक्षण सामग्री के बारे में जो व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं, वो बराबर प्रसारित किए जाते हैं, उनका बार बार प्रसारण पुनः प्रसारण होता रहता है। इसी तरह से आजकल इंटरनेट कंप्यूटर का दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें नेट पे, साइट पे, वेबसाइट पे उपलब्ध रहती हैं। तो छात्र को स्वतंत्रता होती है कि वो अपने अनुसार कुछ भी कभी भी सीख सकता है, तो वो एक तरह से बंधा नहीं होता है। तो अधिगम की जो परिस्थितियाँ हैं वो लचीली और स्वतंत्र होती हैं। ये इन्होंने जो मुक्त अधिगम या दूरस्थ शिक्षा है उसकी एक विशेषता की ओर, मुख्य विशेषता है एक तरह से। इसी आधार पे ही इसको हम निरौपचारिक शिक्षा में रखते हैं और दूरस्थ शिक्षा की एक महत्वपूर्ण ये विशेषता है, उसकी ओर डॉक्टर आर ए शर्मा ने इशारा किया है, उसको बताया है। और जबकि पीटर्स की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उन्होंने दोनों जो शिक्षक और छात्र के बीच संबंध है उसको बताया है कि ये सामाजिक नियमों पर आधारित न होकर के प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। यानी जब प्रत्यक्ष सामान्य कक्षा में, औपचारिक शिक्षा में छात्र और शिक्षक का संबंध जो होता है आमने सामने का होता है, उसमें एक सामाजिक नियम बन जाता है, एक भावात्मक जो है लगाव हो जाता है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में चूँकि ये संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर बनता है, यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बनता है, चाहे वो डाक सुविधा का प्रयोग करते हुए बनता हो, चाहे वो इंटरनेट का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का या मोबाइल का या टीवी या रेडियो, किसी का भी प्रयोग करते हुए जो ये संबंध बनता है वो प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। तो ये एक विशेषता इसमें भी इन्होंने बताई है कि भौगोलिक और भावात्मक अलगाव रहता है छात्र और शिक्षक में। और डॉक्टर आर एस शर्मा ने एक विशेषता की ओर इशारा किया है कि छात्र अपनी अधिगम की परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वे अपने अनुसार उनको निर्मित कर सकते हैं, अपने अनुसार कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन को और भी कई नामों से पुकारा जाता है। पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, मुक्त अध्ययन, स्कूल के बाहर शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ अधिगम शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाता है, अध्ययन शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये सभी नाम हैं दूरस्थ शिक्षा के ही, इसको समझना ज़रूरी है कि ये सभी नाम एक ही संदर्भ में प्रयुक्त किए जाएंगे यहाँ पर, और इनका थोड़ा सा भिन्न अंतर होता है। जैसे मुक्त अध्ययन या स्कूल के बाहर की शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा लगभग समान है। पत्राचार शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा विशिष्ट जो संकेत होता है वो पत्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, यानी जो भी स्टडी मटेरियल है या जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सब पत्राचार यानी डाक द्वारा संचालित होती है, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अब तो दूरस्थ शिक्षा के बहुत से माध्यम हैं, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा को प्रसारित किया जाता है, सर्वसुलभ बनाया जाता है। थोड़ा सा दूरस्थ शिक्षा के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा का संप्रत्यय सबसे पहले 1982 में तब प्रचलन में आया डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ने अपना नाम बदलकर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रख लिया। हालांकि इससे पहले 19वीं और 20वीं शताब्दी में अमेरिका, रूस और उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान में भी जो पत्राचार दूरस्थ शिक्षा थी उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक बड़ी जनसंख्या थी जिसको शिक्षा उपलब्ध करानी थी, ये एक उद्देश्य था बहुत बड़ा। लेकिन चूँकि संसाधन सीमित थे, उस समय हम स्वतंत्र हुए थे और संसाधन बहुत सीमित थे और जनसंख्या बहुत विशाल थी, तो इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया। कोठारी आयोग की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई गई, डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और कुछ विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजुकेशन यानी पत्राचार के माध्यम से शिक्षा को प्रसारित करने का
किया गया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1968 में, या सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, फिर बाद में 1968 में ही पंजाब राजस्थान में 1969 में मेरठ और मैसूर विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 1970 से 1980 के बीच में ही करीब करीब 17 विश्वविद्यालयों में पत्राचार कोर्स आरंभ किए गए। और उसके बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई तो 1985 में इग्नू की स्थापना की गई। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और आज तो ये बहुत ही व्यापक हो चुका है, लगभग बहुत सारे कोर्सेज, कोई पाठ्यक्रम इससे अछूता नहीं है, और ये सभी विषयों के जो है शिक्षा उपलब्ध करा रहा है लोगों को, और बहुत ही लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत ही एक सफल प्रयास कहा जाएगा किया था, जो कि पूरी तरह से सफल हुआ है। तो लगभग बहुत सारे अब तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ साथ बहुत सारे हमारे राज्य स्तर के भी मुक्त विश्वविद्यालय खुल गए हैं। और चूँकि आज सूचना तकनीकी का दौर है तो बहुत सारे जनसंचार के माध्यम भी आ गए हैं। ई लर्निंग है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मोबाइल ईमेल के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम आज दूरस्थ शिक्षा बहुत ही आसान हो गई है, बहुत ही सुलभ हो गई है। और दूरस्थ जो माध्यम है, दूरस्थ शिक्षा के जो माध्यम है, इन्होंने जो सामान्य शिक्षा है उसको सर्वसुलभ और सर्वव्यापक बना दिया है। आज बहुत सारी चुनौतियाँ का निपटारा या चुनौतियों को हम इस माध्यम के द्वारा ले रहे हैं और लोगों तक शिक्षा पहुंच रही है। आज दुर्गम स्थानों पे जहाँ पे विद्यालय नहीं खोले जा सकते, शिक्षक नहीं उपलब्ध कराए जा सकते, वहाँ पे भी इन संचार के माध्यमों के द्वारा आसानी से लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नए नए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्यों या आवश्यकताओं की। तो इसमें कुछ प्रमुख उद्देश्य और आवश्यकताओं की बात करी गई है यहाँ पर। सभी की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कहने का मतलब है कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसके लिए किसी भी औपचारिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी छात्र और शिक्षक को प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित नहीं होना पड़ता। और इसमें उन लोगों की भी शिक्षा की बात की गई है जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है या किसी वजह से वहाँ पे विद्यालय नहीं स्थापित हो पाया, शिक्षक नहीं है, या जो अपनी शिक्षा को निरंतर रखना चाहते हैं, आगे भी बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सभी की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सतत सार्वजनिक व सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी कंटिन्यूअस, जैसी ऊपर बात की गई है कि शिक्षा को सतत यानी कंटिन्यू बनाना, सार्वजनिक यानी सब तक, और सार्वभौमिक या सार्वजनिक लगभग एक ही जैसा बात है। तो सार्वजनिक या सार्वभौमिक बनाना, तो इसके लिए जन शिक्षा और सबको शिक्षा की व्यवस्था करता है दूरस्थ शिक्षा। कहने का अर्थ है कि इसमें जो शिक्षा है वो सर्वसुलभ हो जाती है, आसानी के साथ ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों तक भी पहुंच जाती है जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन या कोई साधन या माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो औपचारिक शिक्षा के सहयोग हेतु, यानी दूरस्थ शिक्षा का जो उद्देश्य है या आवश्यकता है वो हमें औपचारिक शिक्षा के सहयोग हेतु। ये हम जानते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, वो छोड़ देता है बीच में पाठ्यक्रम, या फेल हो जाता है, या जागरूकता नहीं है, या विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है वहाँ पे, बहुत सारे कारणों के कारण। तो औपचारिक शिक्षा को उपलब्ध कराना ऐसे लोगों को भी ये दूरस्थ शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है या आवश्यकता हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से औपचारिक शिक्षा को उन लोगों तक भी पहुंचाया जाता है। राष्ट्र की प्रगति हेतु हम जानते हैं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, यानी प्रगति के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। तो ऐसे में जब हम सबको शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी। ज्ञान को अद्यतन करने हेतु, यानी ज्ञान के नवीनीकरण करने
को हम कह सकते हैं। तो इसमें हम जैसे बात करते हैं कि सतत शिक्षा की, कंटिन्यूअस, यानी शिक्षा जो है, कोई व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है या कोई व्यवसाय में है या किसी भी चीज़ में बिज़ी है और वो अपनी शिक्षा को आगे भी जारी रखना चाहता है, लेकिन वो नियमित विद्यालय में या कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऐसे में उसके लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत बड़ा एक सुअवसर लेकर आता है और इसके द्वारा वो अपनी ज्ञान को नवीनीकरण कर सकता है, उसको अद्यतन यानी नवीन बना सकता है, अपडेट कर सकता है। और नेक्स्ट बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, घर बैठे शिक्षा प्राप्ति या शिक्षा प्रक्रिया में लचीलापन। तो हम जानते हैं कि घर बैठे शिक्षा प्राप्त हो जाती है। ये सिंपली है कि चूँकि शिक्षार्थी या छात्र की सुविधा का ध्यान रखा जाता है इसमें और उसके अनुसार सब कुछ व्यवस्थित किया जाता है, ये जो है प्राथमिकता रहती है इसकी। तो घर बैठे छात्रों को शिक्षा मिलती है और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस पूरे प्रक्रिया में। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा में बहुत सारे तकनीकी का उपयोग जो किया जा रहा है, तो ये भी एक उद्देश्य है या आवश्यकता है कि जो भी हम नित नए खोजें कर रहे हैं, नित नई प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, कैसे उसको शिक्षा के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएं। तो एक तरह से दूरस्थ शिक्षा में इन सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का उपयोग हम दूरस्थ शिक्षा में करते हैं। तो एक तरह से तकनीकी विकास का जो शिक्षा में हम उपयोग करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या आवश्यकता है। इसके माध्यम से शिक्षा से जुड़े लोगों को, यानी दूरस्थ शिक्षा से जुड़े लोगों को बहुत सारी तकनीकी खोजों, बहुत सारी जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उसको उपयोग करने का ज्ञान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यदि हम किसी चीज़ का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का उपयोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब किसी ऐसे पाठ्यक्रम को करते हैं या किसी ऐसी चीज़ को सीखते हैं जिसमें वो परम आवश्यकता होती है, उसी के माध्यम से हम जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें उसका भी ज्ञान हो जाता है। यानी ऐसी चीज़ का ज्ञान, ऐसी तकनीकी का ज्ञान जिसको हम नहीं जानते थे, लेकिन उस पाठ्यक्रम को करने के कारण हम उससे परिचित हो गए, भली भांति हम उसका उपयोग करने में सक्षम हो गए। तो एक तरह से जो तकनीकी विकास का शिक्षा में इस तरह से इसमें उपयोग किया जाता है, ये भी इसकी एक प्रमुख आवश्यकता या हम कह सकते हैं उद्देश्य है। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य आवश्यकता थे। नेक्स्ट हम दूसरी जो नेक्स्ट हेडिंग है तो उसकी हम बात करते हैं, शिक्षा, जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला है शैक्षिक तकनीकी के बहुआयामी माध्यमों यानी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। जैसा हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारी जो प्रौद्योगिकी उपकरण हैं उनका उपयोग किया जाता है, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह का। तो इसमें जो है ये एक विशेषता है कि इसमें शैक्षिक तकनीकी के जो आयाम हैं, दृश्य श्रव्य साधन हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है छात्र व शिक्षक में पर्याप्त भौगोलिक दूरी। हम जानते हैं कि इसमें छात्र और शिक्षक का आपस में जो प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है, यानी छात्र बाध्य नहीं होता है कि वो किसी कक्षा में, किसी विद्यालय में जाए। वो इन्हीं दृश्य श्रव्य साधनों, माध्यमों के बहुआयामी जो माध्यम है उनका प्रयोग करते हुए आप जो कुछ भी सीखना होता है, अध्ययन करता है। तो इसमें छात्र और शिक्षक में पर्याप्त भौगोलिक दूरी होती है। ये दूरी प्रायः कई किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है ये प्रक्रिया, जो दूरस्थ शिक्षा की प्रक्रिया है, ये लचीली, सरल, सुलभ व कम खर्चीली शिक्षा है। लचीली का मतलब है इसमें छात्र को आसानी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है कि वो अपने व्यक्तिगत प्रेरणा के आधार पर सीख सकता है। भाई जब किसी को यदि शिक्षा नहीं मिली है तो वो शिक्षा तभी प्राप्त करेगा जब उसका अंतर मन कहेगा,
या वो स्वयं उसकी आवश्यकता महसूस करेगा। तो एक तरह से आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है, लचीली होती है कि इसमें छात्र की जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान रखा जाता है। वो छात्र स्वतंत्र होता है अपने अनुरूप अध्ययन करने को। सरल होती है, आसानी से जो पाठ्यक्रम इसका सिलेबस बनाया जाता है वो प्रायः चूँकि शिक्षक से प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता है, आमने सामने का जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो नहीं होती है। तो इसलिए इसकी जो स्टडी मटेरियल है जिन भी माध्यमों से प्रसारित किया जाता है उसकी भाषा और उसको सीखना समझना आसान और सरल होता है। सुलभ और कम खर्चीली है, यानी सुलभ आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली है कि हम इसमें कोई भी जो भी छात्र इच्छुक होता है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो इसमें आसानी से प्रवेश लेकर के कहीं से भी ले सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई सेंटर हो या कुछ हो, वो ऑनलाइन माध्यम से या बहुत सारे पत्राचार के माध्यम से उसमें प्रवेश ले लेता है और प्राय ये कम खर्चीली होती है। अगर छात्र की बात करें तो उसको भी जो नियमित पढ़ाई है उसका फ़ीस नहीं देनी होती, उसको सिर्फ मुख्य फ़ीस ही देनी पड़ती है। और जो इसको उपलब्ध कराता है, यानी अगर हम सरकार की बात करें या किसी संस्था की बात करें तो उसको भी आसान पड़ता है, क्योंकि किसी विद्यालय या कॉलेज को स्थापित करना, फिर वहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था करना, उसको नियमित रूप से बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक सेंटर बना करके हम उसको हज़ारों किलोमीटर तक प्रसारित कर सकते हैं, यानी एक सेंटर से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। जबकि अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे क्षमता सीमित होती है, छात्रों के प्रवेश की क्षमता सीमित है, उनके बैठने की, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें, संसाधन सीमित होते हैं। तो एक तरह से खर्चा अधिक आता है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में खर्चा प्रायः बहुत कम होता है उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट हम कहेंगे कि ये शिक्षा को सर्वव्यापक और सार्वभौमिक बनाती है। सामान्य सी बात है, जब शिक्षा में कोई जो है बंधन नहीं रहेगा, छात्र मुक्त होगा, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा, उसके लिए प्रवेश भी आसान होगा और वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है, तो निश्चित रूप से ये सर्वव्यापक और सार्वभौमिक बनाएगी, सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी जगह जहाँ पे विद्यालय या शिक्षक नहीं है वहाँ के लोग भी, वहाँ के छात्र भी इसके द्वारा अपनी शिक्षा को नियमित रख सकते हैं। तो एक तरह से जो छूटे हुए हैं या वयस्क हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, वो भी, उन तक भी शिक्षा पहुँचती है और इस तरह से शिक्षा सार्वभौमिक बनती है। छात्र नेक्स्ट है, छात्र की योग्यता व क्षमता पर आधारित होता है अध्ययन। हमने अभी बात की थी छात्र की आंतरिक प्रेरणा, यानी जब छात्र चाहता है तभी वो इसमें प्रवेश लेता है, उसको कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ऐसे में हम समझेंगे कि छात्र स्वयं आंक लेता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहिए। तो एक तरह से छात्र के चूँकि अंतर्मन से होता है, उसकी स्वयं की योग्यता, उसी की स्वयं की क्षमता और रुचि पर आधारित होता है संपूर्ण अध्ययन। फिर नेक्स्ट है इसकी विशेषता, संपर्क सत्रों द्वारा छात्र की कठिनाइयों का निराकरण। इसमें प्रत्यक्ष संवाद तो नहीं होता है, विद्यालय का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन प्रायः बहुत से पाठ्यक्रमों में समय समय पर एक डेट दे दी जाती है जहाँ पे छात्र और उस विषय के विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं। छात्र अपनी समस्याएं उनके द्वारा निराकरण कर सकते हैं। प्रायः प्रत्यक्ष संवाद भी होता है ये, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होता है, या हम कह सकते हैं कि ईमेल या मैसेजिंग के द्वारा भी छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है। इसके लिए एक सत्र आयोजित किया जाता है, जिस सत्र में छात्र अपनी कठिनाइयों को रखकर विशेषज्ञों से उनका निराकरण करवाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा से वंचित लोगों के लिए शिक्षा प्राप्ति में वरदान। ऐसे लोग जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है, निश्चित रूप से उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है कि उन तक भी औपचारिक शिक्षा एक तरह से पहुंच जाती है, कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो किसी वजह से छोड़े हों या उप संसाधन ना होने की वजह से, व्यवस्था ना होने की वजह से उन्होंने शिक्षा से वंचित रहे हों, उनके लिए ये एक वरदान है। और लास्ट है, अंतिम है, आसानी से प्रवेश हो जाता है। इसमें प्रवेश के लिए व्यक्ति को दर दर भटकना नहीं पड़ता। प्रवेश के नियम औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि औपचारिक शिक्षा में सारी चीज़ें सीमित होती हैं, निर्धारित होती हैं,
निश्चित होती हैं। तो ऐसे में एक प्रेशर रहता है शिक्षा की व्यवस्था करने वाली संस्था पर कि वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चला सके। तो इसके लिए वो प्रवेश सीमित कर देती है, बहुत सारे नियम मापदंड को अपनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये सार्वभौमिक शिक्षा की बात करती है दूरस्थ शिक्षा, इसलिए इसमें प्रवेश के नियम अपेक्षाकृत आसान होते हैं। छात्र कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी तरीके से पत्राचार के माध्यम से प्रवेश ले लेता है। तो ये मुख्य विशेषताएं थी दूरस्थ शिक्षा की। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और हम अपने अगले टॉपिक में यानी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा के विकास की, यानी अब तक की जो भी शिक्षा रही है उसका किस प्रकार से कैसे कैसे विकास हुआ है, हमारी अब तक की शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी। Thanks for watching. If you liked the video, then please share and subscribe my channel EduTailor.